आज मैं आपको आरआरबी एएलपी 2025 में जो 13 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा मैथ के और रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे जे, यानी कि आपको कोडिंग याद आनी चाहिए। जैसे ए पर ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, यानी इन सभी की ABCD की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे। जे दोस्तों कितने पे आता है 10 पर, क्यू 17 पे आता है और एल आता है दोस्तों 12 पे। तो यहाँ देखा हमने प्लस के कितना चल रहा है ये 7 और यहाँ देखा कितना चल रहा है माइनस के 5, यानी प्लस के 7 माइनस के 5। इसमें देखेंगे दोस्तों एम 13 पे आता है, टी 20 पे आता है और पी आता है दोस्तों 16 पे। तो इसने क्या किया कि प्लस का इसमें तो 7 चला, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसने माइनस का 4 चला ये। तो ऐसे इसको देखेंगे क्यू क्यू कितने पे आता है दोस्तों 17 और एक्स आता है 24 पे और दोस्तों एस आता है 19 पे। यहाँ देखा यहाँ पे कितना चला, प्लस के 7 चल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 24 में से 19 गया तो माइनस के 5, कितना माइनस के 5। तो दोस्तों अब हमें पता चल गया दोस्तों कि 2 क्वेश्चन तो एक जैसे मिल गए हमें, यानी कि JQL वाला और QXS वाला, क्योंकि इसमें भी -5 है, इसमें भी -5 है, इसी में ये भिन्न चल रहा है। तो 2 ऑप्शन ये एक जैसे मिल गए तो यही वाला हमारा भिन्न हो जाएगा MTPQ, क्योंकि इसमें अंतर है यहाँ पे -4 का और सब में -5 का आएगा। क्योंकि इसमें भी देखोगे दोस्तों 15 पे O आता है और 22 पे आती है V और Q आता है 17 पे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +5 का है और यहाँ -5 का है, यहाँ +7 का है अंतर। तो दोस्तों इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये वाला MTP, क्योंकि इसमें +7 चल रहा है फिर -4 चल रहा है और सभी में चल रहा है दोस्तों, और सभी में चल रहा है -5। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 त्रिभुजों का आधार 14 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 है, या दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। ये दोगुना है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे। दोस्तों ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले का दोगुना है, पहले का दोगुना है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, क्यों तभी तो ये बराबर होंगे। अब दोस्तों 2 और पहले का हमें दिया 98 क्षेत्रफल, और दोस्तों दूसरे त्रिभुज का होता है 1/2 आधार दिया है 14, आधार गुणा ऊंचाई लिखा नहीं है। तो दोस्तों करेंगे सॉल्व, 14 7 98 और H बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी दूसरे त्रिभुज की हाइट कितनी आ गई हमारी 28 सेंटीमीटर। 28 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दी गई श्रृंखला में क्या के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों अगर सीरीज इस प्रकार की दी हुई है और इसमें अंतर दिख रहा है, यानी कि सीरीज हमारी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो यानी इसका डिफरेंस लेना ज़रूरी है हमें। तो 32 और 40 में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 32 और 40 में 8 का है, और दोस्तों 50 में कितने का डिफरेंस है 10 का है, और फिर दोस्तों 58 में कितने का है 8 का है, और अगले 68 में दोस्तों कितने का 10 का है। तो हमें पता चल गया 8 10 8 10, तो अगले में भी 8 जुड़ेगा, तो यानी कि 8 68 में 8 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 6 होना चाहिए, क्योंकि 8 8 16,
इकाई का अंक जिस ऑप्शन में 6 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, एक ही में इकाई का अंक 6 है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि यानी कि किसी ने किसी को विस्थापित कर दिया। जैसे अब कौन सी नहीं है? नहीं, विस्थापन का मतलब विस्थापित कर दिया, ये नहीं है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया ऑक्सीजन के साथ थे। तो और जिंक ने भी हाइड्रोजन को हटा दिया। और दोस्तों फेरिक भी इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो फेरिक ने कॉपर को भी हटा दिया, तो और कॉपर की जगह पर खुद आ गया SO4 के साथ। ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए दोस्तों जिंक खुद आ गया SO4 के साथ, हाइड्रोजन अलग हो गया। ऐसे ही दोस्तों सोडियम है, सोडियम खुद आ गया OH के पास, लेकिन हाइड्रोजन को अलग कर दिया। दोस्तों ये 3 तो विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है, लेकिन ये चौथा वाला द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाया, तो सोडियम की जगह पर आ गया और हाइड्रोजन इधर आ गया ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ये वाला हमारे उदासीनी अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का तो ये 3 ही उदाहरण है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या इतने के प्रत्येक विषम में, दोस्तों यहाँ पर देखने की जरूरत है, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए तब प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए। यानी कि जो संख्या दी है जैसे 3, 6, 1, 5, 4, 8, 7, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए। अगर ये विषम है, ये विषम है, ये वाला विषम है, ये वाला विषम है, इसमें 1 जोड़ दो, 2, 6, 8। और दोस्तों सम में से क्या कर रहा है, 2 घटवा रहा है। 6 में से 2 गए तो 4 बचा, इसमें तो 2, इसमें 6। अब कह रहा है तो निम्न में से कौन सा अंक बाएं से दूसरा होगा? तो इधर से होता है बायां, इधर से होता है दायां, ये याद रखना जरूरी है। इधर से बाएं से दूसरा अंक कौन सा है? 4। तो 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि बाएं से इधर होता है, दाएं से इधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सोनल को सजावट का पूरा करने में, यानी कि सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है। सोनल को सजावट का काम पूरा करने में सोनल को पारुल से 3 गुना समय लगता है। सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना, पारुल 1 कर रही है तो सोनल कर रहा है 3 गुना, और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है। तो स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लग रहा है इसको लगता है, तो एक साथ मिलकर वे इस काम को, तो दोस्तों पहले इसका लेंगे हम क्या, इफ़िशियंसी। तो 3, 4, इसको 3 को आगे बढ़ा देंगे, इधर 4 को बढ़ा देंगे, तो इफ़िशियंसी निकल के आई 3, 4, 12 और 4 एकम 4। इफ़िशियंसी आई 3, 12, 4 इफ़िशियंसी। एक साथ मिलकर वे इस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर दोस्तों ये एफिशिएंसी है इनकी, अगर दोस्तों एफिशिएंसी का गुणा यदि हम टोटल काम में कर दें तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हमारा हो जाएगा, 12 और 4 16, 16 और 3 16 और 3 19 हो गया, 19 गुणा 6। अब कह रहा पारुल को अकेले सजावट का काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। पारुल एक दिन में कितना कर रहा है, 4 के कितना कर रहा है, 4। कहाँ है पारुल, हाँ पारुल 4 कर रहा है, तो 4 का इसमें भाग लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 19 × 57, 57 के आधे कितने हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना समय लगता है। पारुल से सोनल को 3 गुना समय लगता है, यानी पारुल 1 कर रही है तो ये 3 कर रहा है। स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है, तो स्वीटी से ये 4 गुना अधिक समय लग रहा है इसको, यानी ये 1 है तो ये 4 है। तो इसका आगे बढ़ाएंगे 3, इसको आगे बढ़ाएंगे 4, तो इसका अगर हम गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 एकम 4। तो दोस्तों ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया। क्या आ गया? टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो, और दोस्तों आपको पता होगा इफ़िशियंसी गुणा टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क। तो इफ़िशियंसी टाइम का इन्वर्सली होती है दोस्तों, तो यानी कि इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। तो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका हम 12 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 चौक 12 और 12 एकम 12 और 4 ती 12, यानी इफ़िशियंसी का रेशियो हमारा ये आ गया। तो इफ़िशियंसी का रेशियो ये आ गया। तो एक साथ मिलकर वे 6 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे हम दोस्तों, तो टोटल वर्क कितना निकलेगा? इफ़िशियंसी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये? 8, और कराना कितने दिन में? 6 दिन में टोटल काम इतना हो जाएगा। अब दोस्तों क्या कह रहा है आगे? पारल को अकेले सजावट में, तो पारल एक दिन में कितनी इफ़िशियंसी से काम करता है? 3 की दर से, तो 3 का भाग लगा देंगे, तो 3 दूनी 6, यानी 8 दूनी 16, यानी कि जो हमारा पारल है वो सजावट का पूरा काम करने में 16 दिन लगाएगा। 16 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.13, 7.6 और 0.13 संख्याओं में लासपा ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1.13, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी, यानी कि एचसीएफ हमें एक जैसा करना है। तो एचसीएफ हमारा ये आ गया। तो अंश भिन्न में दोस्तों क्या होता है कि जो हमें पूछा गया उसका ऊपर वाला अंश से निकालते हैं, और जो नहीं पूछा गया है उसका हम निकालते हैं अपोजिट। जैसे अब इसमें एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ लेंगे। यदि एचसीएफ पूछता तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेते, नीचे वालों का एलसीएम। तो हमसे क्या पूछा है? एचसीएफ, वो एलसीएम, तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 13, और दोस्तों 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, और 65 दूनी कितना होता है दोस्तों? 130। तो दोस्तों अब 19 चौका 76 होता है, 19 चौका 76, 19 चौका 76, और 2 पंजे 10, 19 चौका 76। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया हमारा क्या? एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम। अब इसका हम कर लेंगे एचसीएफ, यानी 100 से हमें भाग लगाना है। तो ये भी देखेंगे कि 5 दूनी 10, यानी 1 0 तो आ जाएगी हमारी 5 दूनी 10। अब 13 दूनी 26, और 13 इसको कर लो दोस्तों 19 चौका 76, 76 में दोस्तों हमें 13 का गुणा करना है, 13 छूँ 78, यानी कि हमारा इकाई अंक 8 आना चाहिए। तो 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 बॉक्स ए बी सी डी ई 7 बॉक्स ए बी सी डी ई और एफ जी एक दूसरे के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी है वे इसी क्रम में रखे गए। ए को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया। 7 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7, ए को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया है। ए और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। ए और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, डी को शीर्ष पर नहीं रखा गया है। ठीक है। सी और डी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। सी यहाँ पर है, तो सी और डी के बीच
2 बॉक्स हो गए ये वाले, ठीक है। अब आगे कह रहा है बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, लेकिन आगे कंडीशन दी है ई जी के ठीक ऊपर है, तो जी के ठीक ऊपर ई है। और आगे कह रहा है बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, तो बी यहाँ पे होगा जब भी, तो बी और ई के बीच डी एक बॉक्स है। अब आगे तो दोस्तों और एफ हमारा यहाँ पर रहेगा क्योंकि एक ही खाली जगह रह गई। तो दोस्तों देखेंगे कि कौन सा बॉक्स शीर्ष से दूसरे स्थान पर है, तो शीर्ष से ये है, तो शीर्ष से दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स आ रहा है, सी वाला। तो सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा पेशी ऊतक का एक अभिलक्षण नहीं है। दोस्तों पेशी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो पेशियों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और तो पेशियों से बने होते हैं, तो पेशी ऊतक ये कह रहा है पेशी ऊतक पेशी तंतुओं से बने होते हैं, ये सही है। अंगों में पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये भी सही है। ऐच्छिक पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहा जाता है, ये भी सही है। दोस्तों ये वाला सही नहीं है कि हृदय पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये गलत है। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें, यानी दोस्तों ये देखना है कि इन चारों में से हमारे ये 2 नियम दिए गए हैं ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ये कह रहा है 4 रिश्तेदार लीना, मोना, पूजा और रीमा की आयु अलग अलग है, दूसरी सबसे अधिक आयु वाली लड़की कौन है। तो दोस्तों कह रहा है मोना लीना से बड़ी है, तो मोना लीना से बड़ी है लेकिन रीमा से छोटी है, रीमा से छोटी है। अब आगे वाले में कह रहा है पूजा रीमा से बड़ी है, पूजा रीमा से छोटी है, पूजा रीमा से छोटी है लेकिन मोना से बड़ी है, मोना से बड़ी है। तो हमें इन दोनों कथनों को मिला कर के तो दूसरी सबसे बड़ी अधिक आयु वाली लड़की हमें पूजा प्राप्त हो रही है, तो यानी कि ये दोनों कथन हमारे एक साथ पर्याप्त हैं। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों में दी गई जानकारी एक साथ पर्याप्त है। केवल कथन या केवल कथन ये जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो यानी ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम दोनों कथनों को लेते एक साथ तो हमारी सबसे अधिक आयु वाली लड़की की आयु प्राप्त हो रही है, यदि हम एक कथन को लेते हैं तो नहीं हो रही है, तो इसलिए दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर्यन बिंदु पी से चलना शुरू करता है, मान लेते हैं पी बिंदु ये है, पी से दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा ये हो गई, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर तो दोस्तों बाएं मुड़ रहा है तो इधर चलेगा, 3 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़कर। इसके बाद वह एक बार फिर से बाएं मुड़ता है, दोस्तों बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और बिंदु क्यू पर रुकने से पहले 4 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ रहा है और ये कितना चल रहा है, 4 मीटर। तो दोस्तों अब कह रहा है बिंदु पी पर पुनः पहुंचने के लिए, यानी यहाँ पर एक क्यू बिंदु पर रुक गया, पी पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से इधर जाएगा ना ये, तो ये क्या है हमारी पश्चिम दिशा है। पश्चिम किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3540 की धनराशि को निशा, समीर और रूपेश के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, यदि उनके हिस्से में क्रमशः 760, 190 और 280 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो समीर का मूल हिस्सा कितना था, दोस्तों 760 और 190,
और 280, इनको पहले ऐड करो। 0 और 9 और 8 17, 17 और 6 23 के 3 हासिल लागे 2 और 7 और 8 8 तो 10 और यानी 1230। 1230 रुपये की इसमें से 3540 में से कमी कर दो दोस्तों। तो 1230 की हम अगर कमी करेंगे तो 0 1 3 2 यानी 2310। तो 2310 रुपये बचे। तो 2310 रुपये थे हमारे, वो इतने के हिस्से में बांट दिए। 10 2 9 यानी कि ये हो गया 19 भाई 19 नहीं 21 हो गया, सॉरी कितना हो गया 21, क्योंकि 9 और 2 11, 11 और 10 21। तो 21 के अब इसको काट दो 7 के पहाड़े से। 7 21 होता है और 7 21 होता है और 7 21 होता है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 110। कितनी आ गई 3 एकम 3 3 एकम 3 110। तो एक यूनिट की वैल्यू 110 आ गई हमारी। तो पूछा क्या है समीर का मूल हिस्सा कितना था। तो समीर कौन से नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर। तो समीर का दूसरा वाला रेशियो लेंगे 2। तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22 यानी 220। अब दोस्तों उसने मूल हिस्सा पूछा था, तो मूल हिस्से में क्या समीर का 190 यहाँ भी तो था, 190 इसमें और जोड़ लेंगे, वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 9 और 2 11 यानी 410। यानी कि समीर का जो मूल हिस्सा था वो 410 था। 410 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डी ई का पिता है। डी ई का पिता है, ई का पिता है, यानी कि डी पिता है ई का। बी एफ का पुत्र है। बी एफ का पुत्र है, एफ का ये पुत्र है बी। अब अगर डी का विवाह एफ से हुआ है, डी का विवाह एफ से हुआ है, ठीक है, यानी तो ये इसकी माता हो गई। के आर का पुत्र है, के आर का पुत्र है के। आर एफ का पिता है, आर है जो एफ का पिता है, एफ का पिता है ये आर। तो यानी कि ये इसका पिता हो गया, तो ये इसका दामाद हो गया। तो आर एफ का पिता है। आर का डी से क्या संबंध है, यानी कि आर, ये आर है, इस डी का कौन लगेगा, तो डी का पत्नी का पिता ही तो लगेगा, यानी कि ये इसका दामाद है, ये इसका ससुर है, तो पत्नी का पिता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है और माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाता है तो समीकरण का मान याद कीजिए। 243 और प्लस की जगह पर क्या करना है, प्लस की जगह पर भागित करना है। दोस्तों ये हमने गलत लिख लिया है। 243 प्लस की जगह पर भागित 9 और गुणा की जगह पर क्या करना है -4, माइनस की जगह पर क्या करना है गुणा 19 और भागित की जगह पर प्लस करना है 200। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 के पहाड़े से इसको काट देंगे, 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 19 चौका 76 होता है दोस्तों। अब 27 इसमें ऐड कर लेंगे 200 में, तो 227 और 227 में से 76 माइनस कर दो, 7 में से 6 गया तो एक, इकाई का अंक 1 आ रहा है। इकाई का अंक किसी ऑप्शन में 1 है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, यही है हमारा राइट आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक वृत्त में व्यास पी क्यू को क्यू से होते हुए एक वाई बिंदु एक्स तक विस्तारित किया गया है। वृत्त पर बिंदु वाई पर स्पर्श रेखा एक्स वाई खींची जाती है। यदि एक्स वाई 15 सेंटीमीटर दिया है और क्यू एक्स 9 सेंटीमीटर दिया गया है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों पी क्यू एक व्यास है, पी क्यू एक व्यास है, क्यू से होते हुए वाई बिंदु एक्स
यानी कि पी क्यू से होते हुए एक वाई बिंदु एक्स रखा गया है। वृत्त पर बिंदु वाई, वाई भी वृत्त पर एक बिंदु है, पर एक स्पर्श रेखा जो एक्स वाई है, स्पर्श रेखा एक्स वाई है। तो एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है उसने 15 और क्यू एक्स की दे रखी है 9। तो अगर दोस्तों पी क्यू की लंबाई निकालेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, आर प्लस आर यानी 2r। क्या हो जाएगी, आर प्लस आर 2r, यानी ये यहाँ तक व्यास है इसका। इसलिए दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तो कि एक्स वाई यानी इस वाले स्पर्श रेखा का स्क्वायर पी क्यू नहीं पी एक्स, क्या पी एक्स गुणा क्यू एक्स। तो दोस्तों देखेंगे कि इसका 225, पी एक्स कितनी है हमारे पास, पी एक्स यानी कि 2r और 9 यानी 2r प्लस 9 और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 9। 25 निम्मा 225 होता है दोस्तों। तो 25 यानी कि 25 बराबर 2r प्लस के 9 और 25 में से 9 गया तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 25 में से 9 गया तो 16 और 2 अट्ठे 16 यानी आर की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, त्रिज्या निकलेगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। क्यू कितने पे आता है, 17 पे। 17 में से और 15 पे आता है ओ, तो 17 में से 2 घटाया होगा तभी तो 15 पे पहुंचा है, यानी कि 2 घटा के चल रहा है। तो 15 में से 2 घटाया तो कितना आना चाहिए, 13। तो 2 घटाया फिर 2 घटाया, यानी कि हमारी सीरीज चल रही है 2 2 घटा के। तो 2 2 घटा के चलेंगे तो यानी कि हमारा के आती है 11 पे, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, यानी आई से जो हमारा शुरू होगा वर्ड वही हमारा राइट आंसर होगा। आई से ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कह नहीं सकते दोस्तों। अभी आगे देखेंगे। जी आता है 7 पर और एफ आता है 6 पे, तो 1 माइनस किया। अब यहाँ पे भी 1 माइनस किया, एफ 6 पे आता है। ई आ रहा है 5 पर, 1 माइनस किया। ई में से 1 यहाँ माइनस किया क्योंकि ई 5 पे आता है, डी 4 पे आता है, तो 1 माइनस कर देंगे तो डी 4 पे, तो सी आना चाहिए। तो आई सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई सी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इन दोनों में देखेंगे। आर तो बाई आता है 25 पर, डब्लू आता है हमारा 23 पर, तो यानी 2 का अंतर। तो यहाँ पर 21 पे आता है यू और डब्लू 23 पर है, तो यहाँ भी 2 का अंतर। तो 21 और एस आता है 19 पर, यहाँ भी 2 का अंतर। और 19 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा, 17। 17 पे आना चाहिए क्यू। तो आई सी क्यू जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए जी एच पी एस और वाई एक इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, यानी कि ये इमारत सबसे स्टार्टिंग पॉइंट 1 से है। ये दूसरा तल है इसका, ये तीसरा तल है, ये चौथा तल है, ये 5वां तल है और ये 6वां तल है। इसका मतलब ये है दोस्तों। अब देखेंगे क्या कह रहा है हमसे कि जिस बाई और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। बाई और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो बाई और एच के बीच, एच को सपोज दैट यहाँ मानते हैं, तो 1 2 3, तो बाई और एच के बीच कितने व्यक्ति रह गए, 3। अब ये कह रहा है इसमें बाई एच के नीचे रहता है, बाई एच के नीचे रहता है, ठीक है, ठीक नीचे नहीं है, नीचे रहता है। जी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है।
विषम क्रमांक वाला, लेकिन आगे कह रहा है और बाई के ठीक ऊपर रहता है, तो बाई के ठीक ऊपर जी यहाँ आ जाएगा क्यों, और ये ही तीसरे नंबर का एक विषम क्रमांक तल है। अब आगे कह रहा है एस ए के नीचे रहता है, एस ए के नीचे रहता है, तो ए यहाँ पे मान लेते हैं, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। एस ए के नीचे रहता है एक तल पर और पी के ऊपर किसी एक तल पर रहता है, तो पी के ऊपर ही तो है जी दोस्तों, पी यहाँ पे मान लेते हैं, तो पी के ऊपर रहता है। अब कह रहा है कि तल क्रमांक 5 वाले पर कौन रहता है, तो देखेंगे एक क्रमांक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5, पाँचवें पर कौन रह रहा है, ए नाम का बंदा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक तरीके से सही हैं, यानी 3 एक तरीके से एक जैसे एक भिन्न है, वही हमें छांटना है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों एन कितने पे आता है, 14 पे, 14 में, और के आता है 11 पे, तो 14 में से माइनस के 3 कर रहा है दोस्तों, -3। और दोस्तों आर आता है 18 पे, ये आता है 15 पे, ये भी माइनस के 3 कर रहा है। तो ऐसे ही देखेंगे दोस्तों ई आता है कितने पर, 5 पे, और बी आता है दोस्तों कितने पर, 2 पर, तो यहाँ भी माइनस के 3 कर रहा है। ऐसे दोस्तों इसमें देखेंगे आई 9 पे आता है, एफ 6 पे आता है, तो यहाँ भी माइनस के 3 कर रहा है। तो और जे आता है दोस्तों 10 पर, और जी आता है 7 पर, तो यहाँ भी माइनस के 3 घट के चल रहा है। और दोस्तों एन आता है 14 पर, के आ रहा है 11 पर, तो यहाँ भी माइनस के 3। तो दोस्तों 3 एक जैसे हो गए तो भिन्न कौन सा होगा, यही होगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 एक जैसे हो गए तो भिन्न तो चौथा ही हुआ ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नहीं दोस्तों तो ऐसे कर सकते हो, पी आता है दोस्तों 16 पर, और 16 में से दोस्तों 13 पे आता है क्या, एम, तो यानी माइनस के 3 इसमें कर रहा है। और टी आता है दोस्तों 20 पे, 18 पे आता है आर, तो इसमें माइनस के 2 कर रहा है। तो यहाँ तो सब में माइनस के 3 कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, माइनस के 3 और माइनस के 2, इसलिए यह भिन्न है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक तल किसी निश्चित तरीके से के एन वी जी का संबंध क्यू आई जेड डी से है, उसी प्रकार एच एम एस ई का संबंध एन एच डब्ल्यू बी से है। समांतरक का अनुसरण करते हुए जी आई यू एच का संबंध ज्ञात कीजिए। दोस्तों के आता है हमारा 11 पर, और क्यू आता है 17 पर। तो इसने क्या किया दोस्तों कि इसने 6 प्लस किया, 6 प्लस में दोस्तों यदि 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 होता है एम पर। तो एम किस ऑप्शन में है, एम किस ऑप्शन से स्टार्ट है, इस ऑप्शन में एम है नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें है नहीं है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों एन कितने पर है दोस्तों, 14 पे आता है, आई कितने पर आता है, 9 पर। तो 14 में कितना घटाया इसने, माइनस के 5। भाई 14 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो माइनस के 5 घटा देंगे तो 9 बचेगा। ऐसे इसमें देखेंगे हमारा आई कितने पे आता है, 9 पे, 9 में से यदि हम दोस्तों 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो 4 पर क्या आता है, डी, तो हमारा एम के बाद डी आना चाहिए, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो एम के बाद डी और एक ही ऑप्शन में जो हमारे 4 नंबर ऑप्शन में है, इसलिए दोस्तों 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रोवाइड शब्द के प्रत्येक स्वर अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर के से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने नए अक्षर में बाएं से तीसरा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। दोस्तों प्रोवाइड अक्षर दिया गया है, ये कह रहा है कि उसके ठीक आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यदि हमारा कोई भी स्वर अक्षर है
तो उसके ठीक बाद आने वाले तो स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं। तो पी ठीक पहले वाले, यानी कि जो हमारा व्यंजन शब्द है वो ठीक पहले वाले से बदलना चाहिए। तो पी हमारा व्यंजन है, तो इससे पहले कितना आएगा दोस्तों? ये पी 16 पे आता है तो 15 आ जाएगा। ओ, आर, आर हमारा ये व्यंजन है, ये भी पिछले वाले से बदला जाएगा तो क्यू आ जाएगा। और दोस्तों हमारा यू, ओ है हमारा स्वर, तो ये बाद वाले से बदला जाएगा तो पी आ जाएगा। और दोस्तों वी व्यंजन है, तो ये पहले वाले से बदला जाएगा तो दोस्तों यू आ जाएगा। अब दोस्तों आई हमारा क्या है? स्वर, तो स्वर बाद वाले से बदला जाएगा तो जे आ जाएगा। दोस्तों डी हमारा क्या है? व्यंजन, तो दोस्तों ये पहले से बदला जाएगा। और दोस्तों ई क्या है हमारा? स्वर, तो ये बाद वाले से बदला जाएगा। तो दोस्तों क्या रहा है? इस प्रकार बने नए अक्षर समूह बाएं से तीसरा, तो इधर से बायां होता है, इधर से दायां होता है। बाएं से तीसरा कौन सा है? पी। पी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के 1/3 भाग में 25 की वृद्धि करने पर 87 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 1/3 भाग में 25 की वृद्धि करने पर 87 प्राप्त होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो x/3, तो 7 में से 8 में से 2 गए तो 6, 62। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6 और 3 18, 186। तो 186 आ जाएगी। तो ये कह रहा है तो मूल संख्या के अंकों का योग कितना होगा? तो मूल संख्या हमारी 186 है, तो 186 में जितने अंक दिए इनका योग करके देखो। 1 + 8 + 6 कितना हो गया? 8 × 14 और 1 15। तो मूल संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 15। 15 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में 22 समफूड़ को IRTPNX के रूप में कूटबद्ध किया गया है और फूड इज टेस्टी को NXJEJQ के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में फूड का कोड क्या होगा? तो दोस्तों फूड इसमें कॉमन है, तो इसमें जो कॉमन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें NX कॉमन है, इसमें भी NX है, तो फूड का कोड क्या हो जाएगा? NX है। NX को किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का सर्वोत्तम रूप है? तो दोस्तों विषमांगी मिश्रण होते हैं, ये कह रहा है विषमांगी मिश्रण का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? घटक भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों, एक जैसे नहीं होते। तो इसके घटक स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, यानी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते विषमांगी दोस्तों। इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में M+N का अर्थ है कि M N का भाई है। M-N का अर्थ है M N के पति हैं, और M × N का अर्थ है M N की बहन है, और M/N का अर्थ है कि M N की माता है। उपरोक्त आधार पर तो दोस्तों A-B, तो A-B का मतलब क्या है कि M N का पति है, तो M N का पति है, तो ये पति हो जाएगा A। अब भागित का मतलब क्या है? भागित का मतलब है M N की माता है, तो इसकी ये माता है, तो ये बेटा हो गया। अब ये कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है कि M N का भाई है, तो ये प्लस वाला इसका भाई हो जाएगा। तो ये माता थी इसकी, तो इसकी भी ये माता रहेगी। गुणा का अर्थ क्या है? M N की बहन है, तो गुणा का अर्थ है कि इसकी ये बहन है,
तो ये यहाँ तक बहन बहन, ये भाई है, ये बहन है, ये या तो भाई हो सकता है या बहन हो सकती है ई वाला। अब कह रहा है एफ प्लस, तो प्लस का अर्थ है एम एन का भाई है, तो यानी इसका भाई ये हो गया। तो दोस्तों ये तो या बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, कह नहीं सकते एफ वाले को। लेकिन ये भाई है इसका, ये बहन है, ये भाई है, ये माँ है और ये पिता है। तो ये संबंध पता चल रहा है। तो ए का एफ से क्या संबंध है? एफ का कौन लगेगा? एफ का ये पिता लगेगा। तो पिता किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका लिंग नहीं पता है दोस्तों, या तो ये लड़की हो सकता है एफ या लड़का हो सकता है, लेकिन इनका लिंग पता चल गया हमें। ये भाई है एफ का ई, और यहाँ बहन है पी, और यहाँ सी भाई है, और ये बी माता है, और ये पिता है। तो पिता जिस ऑप्शन में वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शुभ एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। 40% अधिक अंकित करता है, यानी 140। अब कह रहा है वह अंकित मूल्य पर D% की एकल छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा। 100 माइनस के D बटा 100 छूट देता है। फिर भी क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य हमारा 100 है, क्रय मूल्य पर उसे 110 का लाभ होता है। तो जीरो ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, ये तो हमारा क्रय मूल्य है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, ये इधर आ जाएगा 1400, इधर गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 14D, ये हो जाएगा हमारा 1100। अब दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे, 14D में से यानी 1400 में से 1100 गए तो कितना बचा? 300। अब 300 का इसमें भाग लगा दो, तो 300 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 150 बार। कितने बार? तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 बटा 7। अब इसका भाग लगा दो इसमें, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, कितना बचा इस पर? 3। तो यानी कि 21 सही, 3/7% जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। क्या है हमारा? ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक पहले एक अक्षर है, तो दोस्तों देखेंगे इसके ठीक पहले एक अक्षर है ये ला, और इसके बाद में एक प्रतीक है। ठीक है, इसके ठीक पहले एक अक्षर है, इसके बाद में एक प्रतीक है। इसमें देखेंगे इसके ठीक पहले एक अक्षर है और बाद में प्रतीक है। और दोस्तों इसमें देखेंगे इसके ठीक पहले एक अक्षर है, बाद में प्रतीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आशुतोष बिंदु ए से पश्चिम दिशा में 19 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा में 19 किलोमीटर चल रहा है। अब कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। 9 किलोमीटर बाएं मुड़ गया। अंत में वह बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ रहा है और 7 किलोमीटर चल रहा है। 7 किलोमीटर फिर चल दिया, बिंदु पी पर रुक जाता है। यहाँ पी पर रुक गया है, सॉरी। अब ये कह रहा है 9 किलोमीटर मुड़कर बाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है? 26 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो देखेंगे दोस्तों, अब कह रहा है कि
किस दिशा में चलना चाहिए, यानी ए बिंदु पर उसी दूरी पर कम से कम, यानी उसी दूरी पर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसे दक्षिण दिशा में तो चलना चाहिए। तो दक्षिण दिशा में तो ये तो हमारा ये तो हो नहीं सकता उत्तर वाला, ना ये हो सकता। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ तक हमारी 26 दूरी थी, यहाँ 19 गई, तो यहाँ कितनी बची, ये 7 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक थी 7, और यहाँ 19 है, तो यहाँ पर कितनी बची दोस्तों, 5, ये 9 हो जाएगी। और दोस्तों अब ये 9 है, तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 10। भाई यहाँ ये 9 किलोमीटर की दूरी है, ये पूरी 19 की है, तो ये कितनी रह जाएगी हमारी, 10 रह जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ही तो आना था इसको, तो हम देखेंगे 10 किलोमीटर किस में आ रहा है, दक्षिण में। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है JNR, यानी जे आता है 10 पर, एन आता है 14 पर, आर आता है दोस्तों 18 पर, यानी कि इसने 4 4 ऐड करके लिखा है। एल आता है दोस्तों 12 पर, और पी आता है 16 पर, और टी आता है 20 पर। इसमें भी 4 4 ऐड, तो 4 4 ऐड करने वाला ही देखेंगे। तो दोस्तों यू आता है 21 पर, और ये आता है 25 पर, इसमें भी 4 ऐड किया, इसमें भी 4 ऐड किया। या तो ये हो सकता है इसमें भी 4 ऐड किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, ये हो सकता है। और एम आता है दोस्तों 13 पर, और 13 में 4 जोड़ा तो 17 होता है, 17 में 4 जोड़े तो कितना होता है दोस्तों, 21। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 22 पे बी आ रही है। तो आर दोस्तों 18 पे होता है, 18 में 4 जोड़े 22, 22 में 4 जोड़े दोस्तों 26, या ये हो सकता है। तो दोस्तों अब दूसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे, दूसरे वाले अक्षर पर। पहले अक्षर से हमें पता नहीं चला, दूसरे वाले पर देखेंगे कि ये आता है एन आता है इसमें 14 पे, और आर 18 पे आता है। तो 14 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी 4 4 फिर जोड़ रहा है, दूसरे अक्षर में भी 4 4 जोड़ के चल रहा है। तो 22 आता है हमारा 25 पर, 22 25 पर आता है, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सी। और दोस्तों इसमें 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जी। तो ये भी हो सकता है हमारा, लेकिन इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें 4 जोड़ रहा है, इसमें भी 4 जोड़ रहा है, इसमें भी 4 जोड़ रहा है, या ये हो सकता है। अब इस बार देखेंगे, वी आता है 22 पर, और जेड आता है 26 पर, इसमें भी 4 जोड़ रहा है। तो दोस्तों अब लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे कि हमारा एस अक्षर है, एस के बाद डब्लू आ रहा है, इसमें भी 4 जोड़ रहा है, क्योंकि 19 पे आता है एस, और डब्लू आता है 23 पर, इसमें भी दोस्तों 4 जोड़ रहा है। तो 4 ही देखेंगे। अब दोस्तों डी आता है कितने पर, हमारा 4 पर, आई आता है हमारा 9 पर। तो दोस्तों डी में अगर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 8 पे एच आना चाहिए, लेकिन आ रहा क्या है यहाँ पर, आई। तो ये तो हो नहीं सकता। ये वाला देखेंगे अब कि इसमें तीसरे अक्षर में ए में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों डी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ए में 4 जोड़ेंगे तो ई आएगा, ये भी ठीक है। और ई आता है दोस्तों 5 पर, 5 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 आना चाहिए, 9 पर हमारी आई आती है, लेकिन यहाँ एच दिया है 8 वाला, तो ये हो नहीं सकता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने 2.5 घंटे तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, फिर अपनी चाल में 28 किलोमीटर की वृद्धि की तथा 1 और घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या है। दोस्तों 2.5 घंटे में उसने क्या किया, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय की उसको निकाल लो। तो 25 या 75, और 25 पंजे 125, 125 और दोस्तों 7 7 और 5 12, यानी 132, यानी कि 132.5।
किलोमीटर इतनी दूरी निकाल ली। अब कह रहा है फिर अपनी चाल में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई दोस्तों? 8 और 3 11 और ये हो गई 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 81 किलोमीटर और चल लेगा वो, तो कितना आ जाएगा हमारा? 3। और दोस्तों 3 के बाद 8 और 3 11 और ये 213.5 200। और दोस्तों औसत चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी हमारी कितनी है? 213.5 कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना हो जाएगा? 2.5 घंटा यहाँ लग गया, 1 घंटा यहाँ लग गया, 3.5 घंटा, 3.5 घंटा। तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और दोस्तों 7 के पहाड़े से काटेंगे। 7 पंजे 35 और 7 ते 21, ना जाने की 0 और 7 पंजे 35। अब 5 के से काट देंगे। 5 चौं 30 और 5 एकन 5, यानी कि हमारा औसत चाल कितनी आ गई? 61 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 61 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायु में ध्वनि के संचरण के दौरान विरलन वह क्षेत्र होता है। दोस्तों वायु में ध्वनि के संचरण के दौरान विरलन वह क्षेत्र होता है जहाँ घनत्व न्यूनतम होता है और दाब भी न्यूनतम होता है दोस्तों। और दोस्तों हमारा जो संपीड़न क्षेत्र होता है उसमें घनत्व ज़्यादा होता है तो दाब भी ज़्यादा होता है। दोस्तों दाब ज़्यादा डालेंगे तभी तो घनत्व ज़्यादा होगा। तो हमारा विरलन वह क्षेत्र हो जाएगा जहाँ घनत्व कम होता है और दाब भी कम होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज 3072 है और ब्याज की दर 20% है, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 1/5। दोस्तों अगर 5 से हमें 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी कह सकते हैं हमें 2 वर्ष के लिए, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और 6 का वर्ग 25 हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो इसका 1/5 निकालेंगे तो 5 यहाँ मिल जाएगा और 5 यहाँ मिल जाएगा। तो दूसरे वर्ष के लिए 1/5, 5 पर भी ब्याज लगेगी, 1 रुपया मिल जाएगी। तो दोस्तों यानी कि दूसरे साल का हमें ब्याज दे रखा था, दूसरे साल का 3072। तो यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज कितना है? 6 यूनिट, क्योंकि 5 यूनिट 1 और यहाँ पर 1 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3072। तो इसको काट दो, 56 30, 6 6 6 दूनी 12, यानी 512। 1 यूनिट की वैल्यू 512 आ गई। अब पूछ रहा था वो धनराशि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मूलधन हमारा कितना था? 25। तो 25 का गुणा कर दो 512 में, वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 25 दूनी 50, हासिल लागे हमारे कितने? 5 और 25 एक 25 और 5, यानी कि हमारे लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए, वही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसी में है 0 2। 1 जीरो से भी पकड़ लेते, लेकिन इसको पूरा भी कर लो सॉल्व। 25 पंजे 125, 125 और हासिल के 3 कितना हो गया दोस्तों? 128, यानी 12,800 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 12,800 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 600 का x%, 250 का 12% प्लस 300 का 18% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 600 का x%, तो परसेंटेज 0 खा जाएगा, बराबर 250 का 12%, तो 250 का 12%, तो दोस्तों इसकी 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 4×12 और 25 चौका 100, यानी 3/25 निकलेगी। प्लस इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो तो 300, तो ये 2 में 18 और ये 50 बार हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 25 से 25 कैंसिल आउट
0 से 0 और 5 30। तो दोस्तों 6x बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस 54, 6x और 54 और दोस्तों 30 कितना हो गया 84। तो 14 छक्के 84 होता है, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 14। 14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है। प्रतीक को देखना है दोस्तों, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, ठीक बाद में भी एक अक्षर है। तो दोस्तों एक प्रतीक ये है, इसके ठीक पहले अक्षर है, इसके ठीक बाद भी अक्षर है। और दोस्तों और देखेंगे दोस्तों, एक ये है प्रतीक, इसके ठीक पहले अक्षर है, ठीक बाद में भी अक्षर है, और कोई ऐसा है नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी बिंब को वक्रता केंद्र से आगे अवतल दर्पण के सामने फोकस की ओर ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब, तो दोस्तों कोई यदि अवतल दर्पण है, यहाँ पर यदि वक्रता केंद्र से आगे अवतल दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र ये है और फोकस ये है। तो दोस्तों वक्रता केंद्र के आगे और दोस्तों अवतल दर्पण के सामने अगर किसी को भी ले जाते हो तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा और दर्पण से दूर बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण से दूर और बड़ा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है और गुणा और भागत को परस्पर बदल दिया जाता है, तो 22 गुणा 11 भागत 11, प्लस को माइनस करवा रहा है 50 और माइनस को प्लस 32। तो 11 एकम 11 और 22 एकम 22 है। 22 में 32 जोड़े कितना हो गया दोस्तों 54, और 54 में से यह दोस्तों 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी गाय बटन हैं, सभी गाय बटन अब कह रहा है सभी उंगली बटन है, सभी उंगली बटन है। आगे क्वेश्चन है, कोई गाय उंगली नहीं है, कोई गाय उंगली नहीं है, कोई गाय उंगली नहीं है। भाई सभी उंगली बटन हो सकती हैं, तो कुछ गाय बटन हो सकती हैं, उंगली हो सकती हैं। ये कह रहा नहीं है तो ये गलत कह रहा है। कुछ उंगली गाय हैं, कुछ उंगली गाय हो सकती हैं, क्योंकि कुछ उंगली बटन हो सकते हैं और कुछ बटन गाय हो सकते हैं, तो ये भी गलत कह रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड आंसर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना, ये इधर से बायां होता है, इधर से दायां होता है। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है। ऐसे व्यंजन देखने, पहले तो हमें देखना ठीक बाद में स्वर कहाँ आ रहा है। स्वर होता है ये, तो एक ही स्वर आ रहा है इसमें, क्योंकि ऐसे कितने व्यंजन हैं यानी कि ठीक पहले एक व्यंजन है, तो एस के आगे एक व्यंजन जे है और ठीक बाद में एक स्वर आई है, और किसी में और कोई स्वर है नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आई एम 126 का संबंध LN 116 से है। तो
उसी प्रकार KO का 149 का संबंध NP 139 से है। तो इसी तरह का अनुसरण करते हुए दोस्तों हम देखेंगे संख्याओं में कि इसमें क्या कर रहा है, ये माइनस के 10 कर रहा है। 126 में से एक 10 माइनस के 10 गए तो 116 बचा। ऐसे ही दोस्तों 149 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 139। तो 263 में से दोस्तों अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो हमें पहुंच जाएंगे 253 पर। 253 वाला राइट आंसर होगा। तो 253 ये है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दोस्तों अब देखेंगे आई दोस्तों आई आता 9 पर, L आता है दोस्तों 12 पर। तो यानी प्लस का 3 किया है इसने। यहाँ भी देख लेते हैं दोस्तों प्लस का 3 किया है कि नहीं। कि K आता है दोस्तों 11 पर और N आता है 14 पर। तो इसमें भी प्लस के 3 किया है, तो प्लस का 3 इसमें भी होना चाहिए। दोस्तों R आता है 18 पर, 18 में दोस्तों प्लस का 3 करेंगे तो 21 हो जाए। 21 पर U होता है। तो U से जिस ऑप्शन U से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा उसके पीछे 253 होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये तो हमारा U से स्टार्ट है नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, यही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 18 का संबंध 321 से है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 13 का संबंध 166 से है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 25 का संबंध किससे होगा। दोस्तों 18 का वर्ग कितना होता है, 324। तो 324 में से इसने क्या किया दोस्तों, 3 माइनस कर दिया, तो 321 बचा। तो 13 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 169। 169 में से इसने 3 माइनस किया तो कितना कर दिया इसने, 166। तो मैं भी क्या करूँगा दोस्तों, 25 का वर्ग करूँगा 625, और 625 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 622 आ जाएगा। 622 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों इस प्रकार में क्या होता है कि 3 एक जैसे होते हैं और एक भिन्न होता है, उसी को छांटना होता है। दोस्तों देखेंगे G आता है दोस्तों 7 पर और K आता है दोस्तों कितने पर, 11 पर। तो 7 में 4 जोड़े होंगे तभी तो 11 हुआ। इसमें दोस्तों 11 पर N आता 14 पर, तो 11 में दोस्तों प्लस के 3 किया होगा तभी तो 14 हुआ होगा। इसमें देखेंगे दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, Q आता है 17 पर, Q आता है 17 पर, T आता है 20 पर। तो इसमें प्लस के 3 कर दिया। और दोस्तों T 20 पर आता है, W 23 पे आता है, इसमें क्या कर दिया, प्लस के 3 कर दिया। तो दोस्तों L आता है यहाँ पर 12 पर, 12 में, और P आता है 16 पर, इसमें क्या किया, 4 प्लस किया। और दोस्तों S आता है 19 पर और P आता है दोस्तों 16 पर, तो इसमें प्लस के 3 किया। तो हमें देखो 2 ऑप्शन एक जैसे मिल गए, यानी यहाँ पे प्लस के 4 कर रहा है, प्लस के 3 कर रहा है, यहाँ प्लस के 4 प्लस के 3। तो दोस्तों हमें इस प्लस के 3 वाला यही है। और दोस्तों आगे में देखेंगे प्लस के इसमें क्या कर रहा है, बी आता है दोस्तों 2 पर और एफ आता है 6 पर, प्लस के 4 किया। और एफ के बाद आई आता है, आई आ रहा है दोस्तों, आई आता है दोस्तों 9 पर, तो इसमें प्लस के 3 चला। तो देखेंगे सीरीज बन रही है दोस्तों हमारी प्लस के 3 वो प्लस के 4 प्लस के 3। लेकिन इसी ऑप्शन में हमारे जो बी ऑप्शन है इसमें हमारा प्लस का 3 हो रहा है, नहीं और सभी ऑप्शनों में प्लस के 4 प्लस के 3 हो रहा है। तो हमारा 3 तो ये एक जैसे हो गए 3, और यही हमारा भिन्न हो गया, और भिन्न ही हमें छींकना था यानी छांटना था, वही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी नल बल्ले हैं, सभी नल बल्ले हैं, बल्ले हैं सभी नल। अब ये कह रहा है सभी बल्ले मग हैं, सभी बल्ले मग हैं। तो कुछ मग बल्ले हो सकते हैं, ये सही कह रहा है दोस्तों, हो सकते हैं। लेकिन सभी बल्ले मग नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मग बल्ले हो सकते हैं। सभी नल मग हैं दोस्तों, सभी नल है ना वो मग हैं, ये सही कह रहा है। कुछ मग नल भी हैं और सभी नल मग भी हैं, सभी नल मग भी हैं। लेकिन दोस्तों सभी मग नल नहीं हो सकते, सभी मग नल नहीं हो सकते दोस्तों। हमारे दोनों ही राइट आंसर
राइट हैं, दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो दोनों कथन सही हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो ट्रेनें ए और बी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 66 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है और वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों विपरीत दिशा में क्या होता है, चालें हमेशा जुड़ती हैं। क्या होता है, जुड़ती हैं। और दोस्तों समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो 240 मीटर की एक दूरी दी है और दूसरे की हमें निकालनी है, तो 200 समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, चाल जुड़ जाएगी 66 और दोस्तों 60 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, तो 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 ऊपर, और ये 10 सेकंड में, कितने में, 10 सेकंड में। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 18 सत्ते 126 होता है दोस्तों, तो 240 प्लस की x और 7 पंजे 35, 35 दाएँ कितना हो जाएगा, 350। तो x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 350 में से 240 घटा दो तो 0, और 5 में से 4 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1। यानी दूसरी रेलगाड़ी की जो हमारी लंबाई होगी कितनी होगी, 110 मीटर की। तो दूसरी रेलगाड़ी कितनी है, 110 मीटर की। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक काम को क्रमशः, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिनों में और 18 दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब का एलसीएम लेंगे, तो दोस्तों 72 एलसीएम हो जाएगा। 12 छः 72 होता है और 18 चौका 72 होता है दोस्तों। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, दोस्तों 6 दिन तक अगर एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कर रहे हैं 10 काम, तो 6 दिन में कितना कर देंगे दोस्तों, 60 काम। तो शेष काम कितना बचेगा, 12। तो 12 काम बचेगा, तो वो कह रहा है तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा, तो 12 काम बच रहा था पूरे 72 में से, तो 12 छः 72, यानी कि काम का हिस्सा कितना बचा रहेगा, 1/6। तो 1/6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमें एलसीएम 36 भी ले सकते थे, कोई टेंशन नहीं होता दोस्तों, चाहे 36 ले लो चाहे दोस्तों 72 ले लो, लेकिन हमारा राइट आंसर वही आ जाएगा। क्रमशः O1 और O2 केंद्र वाले दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है, तो इन वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतनी है। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद करना चाहिए, तो कि यह दोनों कोई भी दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य रूप पर स्पर्श करते हैं, यानी कि बाह्य रूप स्पर्श करते हैं, यानी ये कह रहा है, ये O1 ये O2 ये केंद्र है, इसके दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श बिंदु A पर स्पर्श करते हैं, बिंदु A पर यहाँ स्पर्श कर रहे हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ की इस वाले की लंबाई निकालनी होती है, तो दोस्तों आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि R1 गुणा R2, ये 2 में R1 गुणा R2। R1 होता है पहले वृत्त की त्रिज्या और R2 होता है दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो 2 दोस्तों 11 गुणा 4, 11 चौक 44 होता है दोस्तों, और 44 को यदि बाहर निकालेंगे तो 2, यानी 4 ये बाहर निकल आएगा, अंडरवुड में रह जाएगा 11। तो 2 दूनी 4, यानी कि दोस्तों हमारा 4√11, 4√11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 19 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु के आकार के फ्लास्क में पानी भरा है। इस पानी को एक लंबवर्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/3 है। दोस्तों 19 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु के, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच, एच कितनी दे रखी है हमें 19। अब ये कह रहा है लंबवतीय शंकु के आकार के फ्लास्क में पानी भरा है, इस पानी को एक लंबवतीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है। तो बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कह रहा है जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/3 है, जिसकी त्रिज्या इसके शंकु की त्रिज्या की 1/3 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 1/3। तो आर का स्क्वायर 1/3 होता है, r/3 होगा ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा r²/9 हो जाएगा। तो अब कह रहा है तो बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर थे, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा दोस्तों। और एच की वैल्यू निकालेंगे तो 19 57, तो 57 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, यानी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी, 2%। तो 2% का लाभ दोस्तों 100 पर 102, तो यहाँ पर छूट कितनी दे रहा होगा दोस्तों 18 की, कितने के ऊपर, और छूट दी जाती है दोस्तों हमेशा MRP के ऊपर, तो MRP × 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0, 6 18 और 6 दूनी 12, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10 और 5 15, यानी 15% की क्या आ जाएगी हमारी छूट आ जाएगी। तो 15% किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण दर से 2 वर्ष में 480 ब्याज प्राप्त होता है। तो दोस्तों 2 वर्ष में 480 ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करना, तो 480 × 100 बटा दर और गुणा टाइम। तो 0 से 0 कैंसिल आउट दोस्तों, और 2 से ये कितने बार 24 बार, यानी कि 24 के पीछे 2 0 चिपका दो ये वाली, तो 2400 जिस ऑप्शन में हो वही हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x/y = 9:11 है, तो इतने की वैल्यू याद कीजिए। दोस्तों x + 1 बटे y + 1, दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 1 और x - 1, क्योंकि एक बार धन में एक बार ऋण में लिख सकते हैं, तो y + 1 और y - 1। तो हमारा दोस्तों इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें होता है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोस्तों इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा y - 1 ऊपर पहुंच जाएगा, y - 1 ऊपर पहुंच जाएगा, x - 1 नीचे आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा y - 1। तो दोस्तों देखेंगे y - 1, तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 है, तो 11। तो दोस्तों हम k मान के चल रहे हैं, इनके साथ क्या मान के चल रहे हैं, k रेशियो में ना, इसलिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11k - 1 बटे k भाई x की वैल्यू कितनी है 9, तो 9k - 1, तो 11k - 1 9k - 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस वाले में दोस्तों इसकी वैल्यू रखनी है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों जी आता है हमारा 7 पर, जेड आता है दोस्तों 26 पर। तो यानी इसने क्या किया दोस्तों, इसमें से माइनस के 7 कैंसिल घटाया है दोस्तों। ऐसे ही इसमें देखेंगे जेड 26 पे था, 26 में से दोस्तों 7 घटाया तो कितने पे आ गए 19 पे एस आता है, एस 19 में से दोस्तों याद है हम 7 घटाएंगे
तो 12 पे पहुंच गए, क्योंकि दोस्तों 19 में से 7 गया तो 12 बचा, 12 पे एल आता है। और दोस्तों जब 12 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों पहुंच जाएंगे 5। और 5 नंबर पर क्या आता है दोस्तों, 5 नंबर पर आता है ई। जो ऑप्शन हमारा ई से स्टार्ट होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब देखेंगे दोस्तों अगला वाला। दोस्तों अगले वाले से तो हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आर सब में सेम है तीनों ऑप्शन में। तो हमें लास्ट वाले को पकड़ेंगे, ये ज़रूर सोच के चलना है दोस्तों एक स्टेप आगे। तो एन दोस्तों 14 पे आता है। जी हमारा कितने पे आता है, 7 पर। तो दोस्तों इसने 7 माइनस किया है, इसमें भी 7 माइनस किया, इसमें भी 7 माइनस किया है। तो लास्ट में भी 7 माइनस करके देखेंगे दोस्तों आर कितने पे आता है, 18। 18 में से यदि हम दोस्तों 7 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आर आता है दोस्तों 18 पे। 18 में से यदि हम दोस्तों दोस्तों बाई आता है कितने पर, वो एस आता है दोस्तों 19 पर। क्या आता है, 19 पर। 19 में से यदि हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 12। 12 पर हमारा एल आना चाहिए। तो लास्ट में जिस ऑप्शन में एल होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। यानी लास्ट में एल और स्टार्टिंग में ई, जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसके शुरुआत में ई और लास्ट में एल, और आर तो सब में कॉमन है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 49/16 का मध्यानुपाती। दोस्तों मध्यानुपाती होता है अंडोड़ में ए बी। तो 49 गुणा 16, तो दोस्तों 49 होता है 7 का वर्ग होता है दोस्तों, और 16 का होता है 4 का 16 होता है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 7 चौक 28। 28 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है दोस्तों, 614 है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4। तो 4 प्लस सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, ये है 154। 154 का दूसरा अंक कौन सा, 5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 9। तो 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी विद्यार्थी के अंक गलती से 37 के स्थान पर 25 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंकों में 4/3 की कमी हो गई। दोस्तों औसत अंक में 4/3 की कमी हो गई। तो यहाँ पर कितने की कमी है दोस्तों, 12 की। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत क्या होता है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 12/x। तो पदों का योग 12 है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 12 का। और यहाँ पदों की संख्या हमने x मान ली। तो दोस्तों 4×12। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3×9 आ जाएगी। 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18, 23, 33। तो दोस्तों देखेंगे 18 से 23 हुआ, तो इसने क्या किया, प्लस के 5 ऐड किया। इसमें दोस्तों क्या कर रहा है, ये प्लस के 10 ऐड कर रहा है। दोस्तों ऐसे देखेंगे, इसमें प्लस के 5 किया, इसमें 10 किया। तो ऐसा ही ऑप्शन देखेंगे, इसमें दोस्तों प्लस के 5 तो कर रहा नहीं है, क्योंकि प्लस के 10 कर रहा शुरुआत में। इसमें दोस्तों प्लस के 5 नहीं कर रहा है, इसमें भी। इसमें 10 कर रहा है दोस्तों, इसमें प्लस के 5 कर रहा है और माइनस के 10 कर रहा है, प्लस के 10 कर रहा है दूसरे में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और कोई चेक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकला ऊतक का आश्रित नहीं है। दोस्तों उपकला ऊतक का ये कनेक्टिव टिश्यू है, रुधिर। और नहीं उपकला ऊतक तो ये वाले हैं, वृक्क नलिकाएँ, त्वचा और फुफ्फुसी कोशिकाएँ, ये उदाहरण हैं। लेकिन रुधिर है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। दोस्तों 60वां क्वेश्चन दिया गया है, नीचे ऐसे ही एक समूह दिया गया है, यानी इस जो हमारी जो दी गई है ना 2 संक्रियाएँ,
वैसे हमारी ये भी संक्रिया होनी चाहिए चौथों में, 4 में से एक जैसी। तो देखेंगे दोस्तों इसने क्या किया, 2 का वर्ग किया 4 और 4 का वर्ग किया 16, 16 का कर दिया 2 ना, 16 दूनी 32। तो अब हमें यहाँ तो पता चल रहा है कि इसका ये वर्ग है। तो यहाँ देखेंगे इसने इसमें क्या किया, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब हो रहा है कि पहले इसने गुणा किया है 2 मान के। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 16 का 2 में करेंगे 32 हो जाएगा। ऐसे इसमें देखेंगे 3 का वर्ग करेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। तो ऐसी संक्रिया देखना है दोस्तों इसका, यानी पहले डबल करना है इसका। तो 6 दूनी 12 सही है। तो 12 का वर्ग करेंगे 144, 144 दूनी कितना होना चाहिए दोस्तों, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 2 1 2, 288 होना चाहिए, ये नहीं है हमारा। तो ऐसे इसको देखेंगे, इसका डबल करेंगे दोस्तों, 9 दूनी 18, 18 का वर्ग 324 आना चाहिए, लेकिन इसमें 36 दिया तो ये हो नहीं सकता ये वाला। अब देखेंगे दोस्तों 5, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का डबल होता है 10, 10 का वर्ग होता है 100 और 100 का दोस्तों दुगुना होता है 200। तो 200 यही हमारा राइट आंसर हो रहा है और कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका दोस्तों डबल करेंगे तो 2 और 2 का दोस्तों वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, यहाँ है 16। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या है निम्नलिखित संख्या में दोस्तों ऐसे कितने प्रतीक हैं। दोस्तों ये होता है इधर से बायां, इधर से होता है दायां। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है। ठीक पहले एक संख्या है और एक तो ये हो जाएगा, ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद में एक प्रतीक है दोस्तों। यही हमारा दो दिख रहे हैं, यही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउज हग को 82 के रूप में और मर्सी को 128 के रूप में कूटबद्ध किया गया। तो उसी भाषा में एस्पेक्ट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों 8 एच पे 8 होता है और 21 पर यू होता है 21 पर। दोस्तों जी होता है हमारा 7 पर और ई होता है दोस्तों 5 पर। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29, 34, 41। तो दोस्तों 41 दूनी कितना हो गया 82। तो यानी कि 2 का गुणा कर रहा है वो, 82 लिख दिया इसने। ऐसे इसको देखेंगे, एम आता है दोस्तों 13 पर, ई आता है 5 पर, एच आर आता है 18 पर, सी आता है 3 पर और बाई आता है दोस्तों 25 पर। तो इसमें जोड़ देंगे 25 और 8 कितना होता है, 25 और 3 कितना होता है दोस्तों 28, 28 ये होगा 18 और 8 दूनी 16, यानी कि सबको जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो गया 64 और 64 का 2 से गुणा करेंगे दोस्तों 2 चौक 8 और 2 2 छः 12, 128, 128 हो रहा है। तो ऐसे ही इसको कर लेंगे दोस्तों, 1 प्लस दोस्तों 19, एस 19 पे आता है दोस्तों, पी 16 पे आता है, ई 5 पे आता है, सी 3 पर आता है और दोस्तों टी पर 20 आता है। इन सब को जोड़ लेंगे दोस्तों, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 1 29, 29 और 19 कितना हो गया दोस्तों 54, 54 और दोस्त 54 क्यों हो गया दोस्तों 48, 48 और 16 कितना हो गया दोस्तों 64, कितना हो गया 64 और 64 का 2 में गुणा करेंगे दोस्तों 128 हो जाएगा। तो 128 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 स्तंभ आर ए एम ई और एन जिनकी ऊंचाइयाँ अलग अलग है, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है। छोटा कौन सा है वो बताना है हमें दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों एन ए से छोटा है, एन ए से छोटा है, ई आर से बड़ा है, ई आर से छोटा है, ई आर से छोटा है, ई एन से ऊंचा है, ई एन से ऊंचा है, एन से ऊंचा है।
तो सबसे छोटा तो इसमें पता ही नहीं चला दोस्तों, तो कोई से ऑप्शन से नहीं चल रहा है, तो इसलिए दोस्तों एक साथ पर्याप्त नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 214, 201, 190, 181, 174। दोस्तों इसमें देखेंगे, इसमें क्या किया है, इसने माइनस के 13 घटा दिया है। 214 में से 13 घटाया तो माइनस का 214 में से माइनस के 13 घटाया तो 211, और 211 में से दोस्तों माइनस का 11 घटा दिया है। तो 201 में से 190 घटाया तो कितना बचा दोस्तों, 201 में से माइनस के 11 घटाया तो 190, 190 में से इसने दोस्तों क्या किया है, 9 घटा दिया है। अब दोस्तों 7 घटाएगा, क्योंकि 181 में से 7 गया तो 174 बचा। अब दोस्तों माइनस के 5 घटाएगा, तो 174 में से 5 घटाएगा तो 169 आएगा। 169 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है। दोस्तों प्रतीक देखना है, तो एक तो ये वाला हो गया, इसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। एक ये रहा प्रतीक, इसके ठीक पहले संख्या ये और ठीक बाद में भी है। और दोस्तों एक ये रहा प्रतीक, इसके ठीक पहले संख्या है, ठीक बाद में भी संख्या है। तो हमारा 3 ही ऑप्शन हो रहे हैं, 3 ही हो रहे हैं जो जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी संख्या, 3 ही प्रतीक हो रहे हैं। तो 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 4% का कितना प्रतिशत है। दोस्तों किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 4% का कितना परसेंटेज है दोस्तों। तो 25 चौका 100 होता है, 25 पंजे 125, यानी 125%। कितना हो गया दोस्तों, 125%। 125% किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 51 है ना पहला, तो 1 2 बार आ रहा है 51, कितनी बार, 2 बार। अब देखेंगे 55 देखेंगे दोस्तों, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 55 2 बार आ रहा है। 40 देखेंगे दोस्तों, 40 कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार 40 आ रहा है, यानी कि 2 बार 40 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और दोस्तों 44 1 2 3 बार, 44 हमारा आ रहा है 3 बार। तो हमारा बहुलक होता है जो जितनी बार आएगा वही बहुलक होता है। तो 44 द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ABCDEF और G एक गोल मेज के परतक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी हैं दोस्तों। अब ये कह रहा है C के दाईं ओर से गिनती करने पर, C के दाईं ओर से गिनती करने पर C और B के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2। B और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। B और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। C और F के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। C और F के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3, 1 2 3। अब ये कह रहा है जी ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। जी ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। जी ई के ई यहाँ आ जाएगी तो जी यहाँ आ जाएगा, ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। अब कह रहा है ए के बाईं ओर से गिनती करने पर, अब दोस्तों हमारा सी डी ई एफ हमारा यहाँ पे बैठ गया,
तो हमारा क्या बचा, ए बचा, ए यहाँ बैठा होना चाहिए। तो अब कह रहा है ए के बाईं ओर से गिनती करने पर, तो ए का बायां इधर हो गया, ए के बाईं ओर से गिनती करने पर ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक बैठा है एफ। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिया गया है इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है, तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा रक्त भी है, अस्थि भी है, उपास्थि भी है। त्वचा हमारे कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5 व्यक्तियों ए, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड में से प्रत्येक की एक निश्चित आयु है। एक्स की आयु वाई की आयु की 4 गुनी है। तो एक्स की आयु वाई की आयु की 4 गुनी है। ये एक्स है तो इसकी कितनी है, बी की आयु एक्स के बराबर है, वी की आयु एक्स के बराबर है, वाई की आयु जेड की आयु की 1/3 है, वाई की आयु जेड की आयु की ये 1/3 है, तो ये यानी 3x होगी। तो डब्लू की आयु वी की आयु की आधी है, डब्लू की आयु वी की आयु की आधी है, यानी ये 4x है तो ये 2x है। अभी कह रहा है यदि जेड की आयु 12 वर्ष है, जेड की आयु यानी 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 12, तो 3 चौक 12, तो x की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 4, तो डब्लू की आयु ज्ञात करवाया, तो डब्लू की यानी 2x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2 का गुणा इधर कर देंगे, 2 का इधर, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 दूनी 8। 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डब्लू की आई यही निकल आई। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों का सरलतम मान में ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको दोस्तों सरल करेंगे तो 12×36 यानी 12 बार। दोस्तों इसको करेंगे तो दोस्तों 6×48 दोस्तों माइनस इसको 2×8 = 16। अब दोस्तों ये गुणा का चिन्ह है, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, नीचे डिवाइड चल रहा है दोस्तों, तो 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 दूनी 24 और 24 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया 22। 22 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हो तो, और हमारे चैनल को शेयर करें और हमें लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।